हेलो। नमस्कार दोस्तों, HME मैक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं शशिकांत सर। आज हम जियोग्राफी पोर्शन की MCQ क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आज जियोग्राफी खंड के सभी MCQ कंप्लीट करेंगे। ये क्लास में लगभग 200 के करीब क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। हम अपना पहला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सप्लेन के साथ, और हमने पहले अपनी क्लास साहसी मैराथन दी है, जो कि मैराथन क्लास चली थी हमारी लगभग शाम को 5 से 8 बजे तक। उसमें क्या है, हमारे चारों सब्जेक्ट हमने उसमें कंप्लीट कर ली थी। तो अब उसके बाद हमने सोचा चलो एक MCQ सीरीज और लेकर आते हैं, जिसमें हमारी MCQ सीरीज हम हिस्ट्री वाले पोर्शन की MCQ सीरीज तो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारी ज्योग्राफी पोर्शन है। उसके बाद हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये हमारे 3 पोर्शन और हैं, जो कि तीनों पार्ट से क्या हो जाएगा, हमारा खंड कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें हम शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर से, संसाधन एवं विकास। प्रत्येक चैप्टर में लगभग 30 प्रश्न है। 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, जितने भी हों, लेकिन 30 के लगभग प्रश्न है। तो 30 गुणा इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, तो लगभग 200 चैप्टर तो बनते ही हैं साथ। तो ये हमारा पोर्शन है जिसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आप जल्दी से कमेंट वगैरह करो कि सर हाँ शुरुआत करें। अगर अभी ये बच्चे नहीं आए हैं तो आ जाएं, तब तक हम और देख लें कि क्या क्या कमेंट आ रही हैं, बच्चों की क्या क्या समस्या थी। जो हमारी मैराथन थी उसमें कुछ बच्चों ने बोला था सर MCQ सीरीज लेकर आओ, सर MCQ सीरीज लेकर आओ। तो हम क्या MCQ सीरीज लेकर आए। जो बच्चों की डिमांड होगी हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, चाहे वो डिमांड कैसी भी हो। MCQ सीरीज लेकर आए तो MCQ सीरीज, और एक्सप्लेन के साथ तो एक्सप्लेन के साथ भी कराएंगे। और रिवीजन टाइप क्लास तो हमारी होएगी कंप्लीट, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट का हमने रिवीजन कर लिया, जो कि एग्जाम से पहले ज़रूरी था। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज। चलो अब शुरू करते हैं, बहुत समय हो गया इंतजार करते करते। जितने बच्चे आने थे वो आ गए, नहीं आने थे कोई बात नहीं, जिसे उचित लगेगा वो आएगा, जैसे नहीं लगेगा वो नहीं आएगा। हमारा काम क्या है, तैयारी कराना। आपका काम तैयारी करना, करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो अच्छी बात। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। अब संसाधन एवं विकास, इस पर आते हैं हम पहले पृष्ठ पर। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं। हाँ, तो संसाधन किसे कहते हैं, केवल प्राकृतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं क्या। केवल मानव द्वारा बनाई वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। बताइए कौन सी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। खनिज, केवल खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन शब्द से ही पता चल रहा है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, जो क्या करे, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें तो किसी को समस्या नहीं। संसाधन उसे कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे खाना पीना, ये सब किसमें आ जाते हैं, संसाधन। वाहन परिवहन हो गया, ये भी संसाधन हो गया हमारे। तो सब क्या है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे उन्हें, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो आंसर दोगे। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव द्वारा प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। तो अब इसमें बताना है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। सड़क प्रकृति ने प्रदान किया आपको, ये गलत है। मशीन भी नहीं है। जल, बताओ, जल और कारखाना दो बचे हैं आपके पास। प्रकृति ने क्या दिया है आपको, जल दिया। हाँ, जल प्रकृति द्वारा ही तो है, मानव ने कब बनाया था जल। कारखाने किसके द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, बताइए कितने आधारों पर किया जाता है। एक तो है ही नहीं, 2 3 4 5, कितना है ऑप्शन बताइए जल्दी जल्दी।
कितने आधार पर किया जाता है? 2। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, बहुत से बोल रहे होंगे हाँ, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा, और बोल रहे होंगे 3। 3 वाले क्या बोल रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अच्छा, 3 वाले स्वामित्व के आधार पर संसाधन और जोड़ दिया, नवीकरणीय अनवीकरणीय, तीसरा होगा स्वामित्व के। 4 वाले किस पर बोलेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। हाँ हाँ सर, ये भी सही हो सकता है। 5 वाले उपयोगिता के आधार पर संसाधन। 5 ये भी हो सकता है। सर आपने 5 बता दिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये 2 नहीं, 3 भी नहीं, कितना होगा हमारा? 4। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा विकास स्तर के आधार पर। किस पर? विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर के आधार पर। दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ओके। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चौथा हो जाएगा नवीकरणीयता के आधार पर, जो नवीकरणीयता नवीकरणीयता के आधार पर। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 प्रकार के संसाधन हो गए। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये हमने आपके लिए मैराथन क्लास में बता दिया था डिटेल में। अगर किसी को देखना है तो आप मैराथन क्लास में जाकर देख सकते हैं, वो हमने लाइव भी चलाई थी और हमारे उस पर चैनल पर डली हुई है। चैनल का नाम सभी को पता ही है, स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। जो ऊपर लिखा हुआ है चैनल का नाम है हमारा, वही हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो भी चैनल है वो जो हमारा ऊपर है। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। अब हमने 4 प्रकार के तो संसाधन देख लिए, अब उसमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन भी था एक क्या था? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं वो बताना है। कितने प्रकार के होते हैं पहले तो यही पता होना चाहिए, फिर कौन कौन से होते हैं। तो बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 3, 4, 2 बताइए। 2, 3, 4, 5 कौन सा होता है? 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं, कितना होगा? 2 प्रकार का। 2 प्रकार के संसाधन होंगे उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होंगे? जैव और अजैव, जैव और अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन कौन से होते हैं? अजैव संसाधन कौन से होते हैं? बायोटिक और अबायोटिक। जैव होते हैं जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, अजैव जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं या निर्जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं अजैव, जो सजीव होते हैं उन्हें जैव। ठीक है, 2 तरीके से कैसे भी देख लो, जो भी परिभाषा हो। पेपर एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर। आपको क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि हमें क्या करना है। हमें तो पूरी तरीके से क्या जाना है? सफल होके आना है। क्या करना है? हमारा टारगेट 90+, अपना टारगेट 90+। तो जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो उनका 90+ होना बिल्कुल संभव है। जो जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी उनके कह नहीं सकते। निम्न में से कौन जैव संसाधन है? निम्न में से बताइए कौन सा जैव संसाधन है? मैंने बताया था 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। तो इनमें से बताना जैव संसाधन। जैव संसाधन वे होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं? जिनमें जो सजीव होते हैं। अजैव संसाधन वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं। तो बताइए इनमें से जैव संसाधन कौन सा है? थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, बताइए कौन सा है? भूमि, जल, खनिज, वन। भूमि, वन, खनिज, वन। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? वन। वन में क्या होती है? पेड़ों में क्या होती है? सांस होती है। सांस लेने की होती है नहीं होती? तो क्या हो जाएगा हमारा? वन। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अजैव संसाधन का उदाहरण बताइए। अजैव संसाधन, वन भी क्या लेते हैं? वन में जीवन है, पशु में जीवन है, मृदा में। लोहा क्या है? अजैव है। लोहा कैसा है? जैव, अजैव है। वो सब कैसे हैं? जैव। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण बताइए। जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन है उसका उदाहरण बताना है। नदी, नदी मानव ने बनाई है, बताइए। नदी मानव द्वारा निर्मित है? नदी मानव द्वारा है कि नहीं है ये बताइए। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राकृतिक है। पर्वत भी
सड़क सड़क मानव द्वारा निर्मित है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? अब होते हैं संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मैं बोल रहा था सर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो वो कौन से थे? नवीकरण युक्त संसाधन में दो प्रकार के थे। तब नवीकरणीय युक्त संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन बताइए। जो बार बार प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। जो करोड़ों वर्षों में एक बार प्राप्त होते हैं उन्हें क्या होते हैं? बोलते हैं अनवीकरणीय। जिनका क्या नवीनीकरण नहीं किया जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें बताइए नवीकरणीय संसाधन जिसे हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोयला हो गया। कोयला का हम एक बार उपयोग कर लिया, उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये होगा नहीं हमारा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक बार उपयोग कर ले दोबारा कर लोगे क्या? पेट्रोल कहीं से लेके आओगे? जैसे आप कहीं यहाँ से आगरा जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ तक जो पेट्रोल भोगेगी या जो पेट्रोल खत्म होगी उसको क्या दोबारा लेके आ सकते हैं? नहीं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो क्या है हमारी बार बार, यही तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। जरूर नहीं है कि ऑप्शन हमारा सी इसमें अधिक आ रहा है तो ऑप्शन सी ही होगा, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। उसमें ये देखा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार है कौन सा नहीं है, कहाँ पर ऑप्शन रखना है कहाँ पर नहीं रखना। तो अब इसमें ये बताना है अनवीकरणीय संसाधन की का उदाहरण बताइए। अनवीकरण संसाधन का उदाहरण बताइए। अनवीकरण का बताइए, नवीकरण का नहीं, अनवीकरण का बताना है। पवन ऊर्जा, जल, कोयला, सौर ऊर्जा। बताइए कौन सा होगा अनवीकरणीय का? क्या हो जाएगा? जो हमने उसमें से काटा था वही वाला होगा जाएगा। इसमें कौन सा जाएगा? कोयला। पवन ऊर्जा नवीकरण हो जाएगा, जल भी नवीकरण और सूर्य भी नवीकरण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या है इसका समझ? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है, विनाश कहलाता है, उपभोग कहलाता है या दोहन कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है संरक्षण, विनाश, उपभोग, दोहन। बताइए क्या कहलाता है? तो संरक्षण, हाँ संरक्षण कहलाएगा। विनाश तो विनाश या उपभोग, क्या है? संरक्षण। हमें संसाधनों क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, मतलब इनका क्या करना चाहिए? समझदारी से उपयोग, समझदारी से उपयोग करना चाहिए। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये बताना है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्यों ही? संसाधन असीमित है, भविष्य की पीढ़ी के लिए, केवल वर्तमान के लिए या मनोरंजन के लिए? किसके लिए आवश्यक है ये बताइए। संसाधन सीमित है, अच्छा संसाधन सीमित है इसलिए, संसाधन क्या है? सीमित है इसलिए, असीमित है इसलिए। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? हम क्या कर रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर का वेट, जो भी हो आंसर आपका। क्या हो जाएगा हमारा? संसाधन असीमित है, संसाधन असीमित है क्या? नहीं, सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है, भविष्य की पीढ़ी के लिए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। केवल वर्तमान के लिए, और हमें वर्तमान सोचना चाहिए, भविष्य भी सोचना चाहिए, भविष्य भी सोचना चाहिए। सतत विकास का अर्थ बताइए। सतत विकास का क्या अर्थ है? बताइए सतत विकास का अर्थ, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास केवल औद्योगिक विकास होता है, वर्तमान की जरूरतें पूरी करना और भविष्य को सुरक्षित रखना, ये सतत विकास है। या या अधिक संसाधन दोहन, ये सतत विकास है। या केवल कृषि विकास, या केवल कृषि विकास, ये सतत विकास है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? वर्तमान की जरूरतें पूरी करना और भविष्य को सुरक्षित रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। तो ऑप्शन ए गलत है। केवल औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास हाँ विकास है, लेकिन सतत विकास नहीं है। सतत विकास का मतलब क्या है? धीरे धीरे आगे की भी जरूरत है और वर्तमान भी, दोनों क्या हो? पूरी हो। संसाधन अधिक संसाधन दोहन, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फालतू में बच्चे मोटरसाइकिल लेकर घूमते हैं, ये सब क्या हो गया? संसाधनों का दोहन ही तो हो गया।
कोई काम हो, ये किस लिए बनाई गई थी, किस लिए आविष्कार हुआ इनका, कि ज़रूरत पड़ने पर ये काम हमारा जल्दी हो जाए। लेकिन उसका क्या हो रहा है, गलत मिस यूज, जिसका बच्चों बच्चे आजकल आपने भी देखा होगा कितने एक्सीडेंट केस बढ़ गए हैं, क्योंकि 8 9 10 साल के बच्चे के लिए आप जो माता पिता हैं वो बाइक दे देते हैं, 12 साल का हुआ नहीं बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, ट्रैक्टर दे दिया, कार दे दी, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, डेथ होती है। ये सब क्या है, संसाधनों का दोहन ही है, अधिक संसाधनों का दोहन। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसे कि अगर सुविधा हमारे पास, अगर ट्रेन से जाने की है तो अधिक से अधिक उपयोग करो ना संसाधनों का। जैसे ट्रेन हमारे पास क्या है, सुविधा है, तो उससे जाओ, कहीं अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन से जाओ, बस चल रही है बस से जाओ। बाइक से क्या है, कई तरीके के नुकसान है, उसमें दुर्घटना का भी होना जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या हो जाएगा, अधिक संसाधनों का दोहन। तो भारत में संसाधनों का असमान वितरण किस कारण है, भारत में संसाधनों का असमान वितरण किस कारण है, जलवायु के कारण, भौगोलिक विविधता, जनसंख्या, शिक्षा। बताइए किसके कारण है संसाधनों का असमान वितरण, मतलब कहीं कहीं तो संसाधन बहुत हैं, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है, किसके कारण है। तो इसमें जलवायु महत्व रखती है, जलवायु तो नहीं रखनी चाहिए, भौगोलिक विविधता, जनसंख्या भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, क्या रहेगा, भौगोलिक विविधता। इसमें किसका महत्व रहेगा, भौगोलिक विविधता का। निम्न में से कौन संभावित संसाधन है, निम्न में से कौन संभावित संसाधन है जो भविष्य में मिले। तो कोयला खदान तो प्रेजेंट भी चल रहा है, बहती नदी की ऊर्जा, उपयोग में लाई जा रही सड़क, या चालू कारखाने। बताइए कौन सा है हमारा भविष्य की, वो भविष्य में आए हमारे पास, भविष्य में मिलने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन। कोयला खदान तो प्रेजेंट में ही है, बहती नदी की ऊर्जा, जो बहती हुई नदी से, नदी तो बह ही रही है, उससे क्या हमें ऊर्जा बनानी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बहती नदी की ऊर्जा। तो सड़क का उपयोग ये तो चल रहा है, ये सब। विकसित संसाधन का उदाहरण है, बताइए विकसित संसाधन का कौन सा उदाहरण है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, चालू कोयला खदान, संभावित नदी। विकसित संसाधन का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, चालू कोयला खदान है, संभावित नदी है। विकसित का बताओ कौन सा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, चालू कोयला खदान, जो कि अब विकसित हो चुका है। संसाधनों का अति दोहन किस समस्या को जन्म दे रहा है, किसे जन्म दे रहा है, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण। हमारे ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और बाकी सब गलत। मानव संसाधन का निर्माण किससे होता है, मानव संसाधन का निर्माण किससे होता है, बताइए मानव संसाधन का निर्माण किससे होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बताइए, शिक्षा व स्वास्थ्य, भूमि, जल, खनिज। मानव संसाधन का निर्माण किससे होता है, शिक्षा व स्वास्थ्य से। किससे होगा हमारा, शिक्षा व स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, भूमि नहीं, जल नहीं, खनिज नहीं। निम्न में से कौन मानव संसाधन है, बताइए कौन सा मानव संसाधन है, मानव संसाधन कौन सा है, मशीन, जंगल, कुशल श्रमिक, नदी। तो हमारा कौन सा जाएगा, मशीन तो मानव संसाधन नहीं है, कुशल श्रमिक, नदी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य बताइए, संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिक खनन, आर्थिक विकास, पर्यावरण नाश, केवल उद्योग। संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य है, संसाधनों का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। अधिक खनन किस लिए करते हैं, जो भी है, जो संसाधन का अधिक विकास हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अधिक खनन के लिए। ये तो ऑप्शन हुआ ही नहीं, अधिक खनन का तो कोई मतलब है ही नहीं। आर्थिक विकास, हाँ ये हो सकता है। पर्यावरण का नाश, ये पर्यावरण, इसकी तो हानियाँ होगी। केवल उद्योग, क्या आर्थिक विकास, क्या है, सभी को क्या चाहिए, आर्थिक रूप से
सुदृढ़ होना। भूमि एक खाली जगह संसाधन है। कैसी संसाधन है? मानव निर्मित, जैव, प्राकृतिक और संभावित। बताइए कौन सा है? मानव निर्मित। भूमि क्या मानव ने बनाई थी? तो ये ऑप्शन गलत। प्राकृतिक या जैव या संभावित, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? वो सही हो जाएगा। जैव संसाधन और जैव संसाधन मैंने बताए थे, जो सांस लेते हैं वो क्या होते हैं? जैव। तो ये भूमि सांस लेती है क्या? जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? बाढ़, जल संकट, वन कटान और मृदा अपरदन। बताइए किसे देता है? ऑप्शन नंबर आपके पास है, आपको केवल आंसर देना है। बाढ़ को देता है, जल संकट देता है, वन कटान देता है, मृदा अपरदन देता है। तो इसमें क्या देगा? जल संकट। तो जल संकट हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? जल संकट। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वनरोहण, अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, सिंचाई। बताइए क्या है मृदा अपरदन का मुख्य कारण? वन रोपण। जब वन रोपेंगे, वनों का क्या करेंगे? लगाएंगे, तो उससे तो क्या मृदा अपरदन नहीं होगा। अत्यधिक वर्षा भी नहीं होगी। वनों की कटाई या सिंचाई, कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। मृदा अपरदन किसके कारण होती है? सिंचाई के कारण ही नहीं होती, वनों की कटाई के कारण होती है। किसके? जब वन अधिक कटेंगे तो मृदा का क्या होगा? अपरदन होगा। मृदा अपरदन क्या होता है? जब मृदा कट के दूसरी जगह चली जाती है, उसे मृदा अपरदन बोलते हैं। संसाधनों का संरक्षण किससे संभव है? अंधाधुंध उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग। किससे? विवेकपूर्ण उपयोग। सतत विकास शब्द किससे जुड़ा है? सतत विकास शब्द किससे जुड़ा है? केवल उद्योग, कृषि, पर्यावरण और विकास। किससे जुड़ा है? पर्यावरण और विकास से। निम्न में से कौन विकास का सही मार्ग है? निम्न में से कौन विकास का सही मार्ग है? बताइए कौन सा सही है? संसाधनों का विनाश, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण। बताइए कौन सा है निम्न में से? निम्न में से कौन विकास का सही मार्ग है? संसाधनों का विनाश नहीं होगा, संसाधनों का संरक्षण, अतिदोहन नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार और नागरिक दोनों की। किसकी है? केवल सरकार की नहीं कह सकते हम, सब हर चीज़ सरकार पर डाल देते हैं। नागरिक भी नहीं, कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाए तो उसकी क्या बोल देते हैं? सरकार क्या कर रही थी? अरे सरकार क्या तुम्हारे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बैठी है? ये तो प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़ आ जाए, अरे सरकार क्या कर रही है? अरे बाढ़ बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार क्या करेगी? वो भी नागरिक, हम भी नागरिक, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की। संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? असमान विकास, संतुलित विकास, केवल शहरी विकास या केवल ग्रामीण विकास? बताओ कौन सा संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? संसाधन नियोजन का क्या उद्देश्य है? केवल असमान विकास, संतुलित विकास, केवल शहरी, ग्रामीण। बताइए कौन सा हो जाएगा? असमान विकास का तो कोई मतलब है ही नहीं। संसाधन नियोजन, केवल शहरी विकास, केवल भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा जाएगा? संतुलित विकास। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? भारत में संसाधनों का जो नियोजन है वो क्यों आवश्यक है, ये बताना है। बताइए जल्दी। बताइए भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? जनसंख्या कम करने के लिए, या संसाधन असमान रूप से वितरित है, उद्योग नहीं है, कृषि नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास में किस पर जोर दिया जाता है? सतत विकास में किस पर जोर दिया जाता है, ये बताइए। वर्तमान पर, भविष्य में? वर्तमान और भविष्य दोनों पर। बताइए किस पर दिया जाता है? वर्तमान और भविष्य दोनों पर। वर्तमान और भविष्य दोनों पर। ये प्रश्न तो दोबारा रिपीट भी हुआ है मेरे हिसाब से। निम्न में से कौन सही युग्म है, ये बताना है। निम्न में से युग्म कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। मैंने नवीकरण भी बता दिया, अनवीकरण भी बता दिया। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, उनके इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बताइए कोयला नवीकरणीय है, अनवीकरणीय? ये अनवीकरणीय। और जल अनवीकरणीय या नवीकरणीय? जल कैसा है? नवीकरणीय ना।
ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय अनवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, कैसा है, तो ये ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ कंप्लीट, जो कि हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट। पहले चैप्टर हमने 30 प्रश्न रखे थे और अब हमारा दूसरा चैप्टर आएगा। अब दूसरे चैप्टर में जितने भी प्रश्न होंगे वो क्या करेंगे हम, फास्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अगर हम तो ऐसे ही चलते रहे तो हमारी क्लास लगभग 2.5 घंटे की 3 घंटे की हो जाएगी। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो ज्योग्राफी पोर्शन का सेकंड चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। अब वन क्या होते हैं सभी जानते होंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ज्योग्राफी। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, ये बताना है। बताइए कौन सा अधिनियम बनाया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम, वन अधिनियम। हाँ, वन के लिए बनाएंगे तो वन अधिनियम ही बनाएंगे। तो ये तो पूछ नहीं सका एग्जामिनर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था, 1972 में। हाँ, पर्यावरण अधिनियम ये नहीं बनाया था। ठीक है, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब बनाया था, 1972। IUCN का पूरा नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, IUCN का पूरा नाम, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हो गया। या इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट नेचर, इंडियन काउंसिल ऑफ नेचर, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ नेचर। बताइए कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बता रहे बच्चे, हाँ, कौन सा सही हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारे ऑप्शन सभी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए। लुप्त प्राय प्रजातियों का अर्थ है, जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, लुप्त प्राय प्रजाति, तो उसका अर्थ बताओ। जो क्या है, लुप्त प्राय का मतलब क्या है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसे क्या बोलते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिक संख्या वाली समाप्त हो चुकी हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताइए कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। भारत में वन पाए जाते हैं 3 प्रकार के। कितने पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। कितने, 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताइए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय और मैंग्रोव। ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन और पर्वतीय। 5 प्रकार के हो गए। तो आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है, आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है, बताइए किसके पास होता है। आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है, सरकार के पास, किसान के पास, ग्राम पंचायत या उद्योग, किसके पास होता है, किसके पास होता है बताइए। ग्राम पंचायत के पास नहीं होता, सरकार के पास। किसके पास, जिसका पूरा नियंत्रण किस पर होता है, सरकार का। निम्न में से कौन संरक्षित वन है, कौन संरक्षित वन है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या सभी। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र को कहते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र, अभ्यारण्य, कृषि क्षेत्र या खनन क्षेत्र। बताइए क्या कहते हैं। जब वन्य जीवों का संरक्षण, जो वन में रहते हैं उन जीवों का संरक्षण क्या कहलाते हैं, वो अभ्यारण्य कहलाते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। निम्न में से कौन विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है, निम्न में से बताइए कौन विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। वाघ, एशियाई चीता, हाथी, हिरण। बताइए कौन कौन है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई चीता, जो विलुप्त होने के कगार पर है। वन विनाश का मुख्य कारण है वर्षा, औद्योगिकरण, ठंड, नदियाँ। क्या है, वन विनाश का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की क्या है, औद्योगिकरण के कारण क्या है, वनों का विनाश हो रहा है, अधिक कटाई
हो रही है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है, सामाजिक वानिकी का अर्थ बताइए। निजी जंगल, समाज की भागीदारी से वृक्षारोपण, जंगलों की कटाई, सरकारी खेती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए। निजी जंगल, समाज की भागीदारी से वृक्षारोपण, कौन सा हो जाएगा, समाज की भागीदारी से वृक्षारोपण। निजी जंगल होगा नहीं, कटाई होगी नहीं, खेती होगी नहीं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, बताइए कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। 1973, 1980, 1980, 2000, कब हुआ था बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1973। वन्य जीवों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य शिकार बढ़ाना, ये होगा नहीं। जैव विविधता बनाए रखना, ये हो सकता है। उद्योग बढ़ाना, व्यापार, कौन सा होगा, जैव विविधता बनाए रखना। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, नदियों से संबंधित है, नहीं। संकटग्रस्त प्रजातियों से, और इससे नहीं है। लुप्तप्राय प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजाति से संबंधित कौन सी है, रेड डेटा बुक। निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है जिस पर क्या है, संकट है। गाय, बाघ, कुत्ता, किस पर है, बाघ पर, गाय पर नहीं है। वनों की कटाई से क्या होता है, वनों की कटाई से क्या होता है, वर्षा बढ़ती है, मृदापर्दन बढ़ता है, पर्यावरण सुधरता है, जल स्तर बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पर्यावरण, मृदापर्दन बढ़ता है। पर्यावरण तो सुधरेगा ही नहीं वनों की कटाई से। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य बताइए, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, खेती, उद्योग, वन्यजीव संरक्षण या खनन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वन्यजीव संरक्षण, हाँ तो ये बताते चलना, मेरा भी सही है। ऑप्शन डालते चलो बेटा जल्दी जल्दी, जिससे कि आपका हमें कमेंट भी शो होता रहे और ये भी पता चलता है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, वन्य जीव संरक्षण। अवर्गीकृत वन किसके नियंत्रण में है, अवर्गीकृत अवर्गीकृत वन किसके नियंत्रण में होते हैं, सरकार के में, निजी और सामुदायिक, उद्योग, सेना, बताइए किसके वो होते हैं, निजी और सामुदायिक, निजी और सामुदायिक। जैव विविधता का अर्थ बताइए, जैव विविधता का अर्थ बताइए। केवल पशु, केवल पौधे, यहाँ केवल आ जाए वो ऑप्शन तो आपका गलत ही होगा इसमें। तो हमारा कौन सा जाएगा, जीवों की विविधता, क्या होगा, जीवों की। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित, बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बताइए किससे, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या खनिज संरक्षण से। खनिज से नहीं, मृदा से नहीं, किससे, वन से, वन संरक्षण से है। किससे, इसमें क्या था, पेड़ों को बचाने के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर क्या किया था, आंदोलन किया था, पेड़ों से चिपक कर क्या किया था, आंदोलन किया था। अब हमें बताना चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में डालना जरूर, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, केवल सरकार की, केवल वैज्ञानिक, समाज और सरकार दोनों, उद्योग। ये वाला प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, फिर भी आप आंसर दो, बताइए कौन सा था हमारा, क्या था, सरकार, समाज और, ये हमारे दो चैप्टर क्या हो गए कंप्लीट। तो यहाँ तक दो चैप्टर में आप कमेंट बॉक्स में डाला कि सर मेरे प्रश्न इतने सही थे। अगर आपके लगभग मैंने कितने 50 प्रश्न हो गए दोनों में, 50 में से यदि 30 या 35 प्रश्न सही हैं, 35 प्रश्न, तो आप क्या है, एवरेज हो, क्या हो, एवरेज। क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन है नहीं जो कि आप इतने क्वेश्चन गलत कर सको। यदि 45 क्वेश्चन अच्छे हैं, क्या 45, 50 में से 45, तो वो क्या है, उसकी तैयारी कैसी है, अच्छी है, क्या है, अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं। तो बताइए किस किस के 45 क्वेश्चन सही हैं, 45 प्रश्न वाले बच्चे बताइए कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम डालिए कि सर हमारे 45 हैं। ईमानदारी से डालना है, ये नहीं कि सर मेरे भी 45 हैं, मेरे भी 45, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान किसका होगा, झूठ बोलोगे तो आप बोलोगे, मुझे क्या, मैं तो आपको जानता भी नहीं, किसी बच्चे को जानता हूँ किसी को नहीं जानता हूँ।
जितना को जानता हूँ अच्छी बात, क्योंकि लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को यही नहीं होता, बस उनसे क्या है फेस टू फेस जानकारी नहीं होती। जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनसे क्या है फेस टू फेस जानकारी होती है। तो इसलिए क्या मैं ऑफलाइन पढ़ाना से अधिक पसंद करता हूँ। पर जब डिमांड है तो डिमांड है कि ऑनलाइन सर, ऑनलाइन सर। अब ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सबसे अधिक सूटेबल चीज़ है ऑफलाइन वाला। क्या? ऑफलाइन। क्यों है ऑफलाइन? बताइए ऑफलाइन क्यों सूटेबल है, बताइए। क्योंकि इसमें क्या है फेस टू फेस बच्चों से बात भी होती है, और उस पर क्या है ऑनलाइन पर आओ और पढ़ा के चले जाओ। ना बच्चों से फेस टू फेस बात हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना उनके मन की बात जान पाते हैं। कमेंट में डालना, कमेंट में कितना डालोगे? कुछ बच्चे कमेंट फालतू भी करते हैं, इससे ये नुकसान है। ठीक है, नुकसान भी पता चल गया, फ़ायदा भी पता चल गया। अब हमारे आते हैं तीसरे चैप्टर पर। तो तीसरा चैप्टर, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? सभी को पता होगा ये वाला आंसर तो, कि नहीं पता है? ये भी नहीं पता है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। बताइए 50%, 50% वाले जल्दी से। कितना ऑप्शन हो जाएगा? 71%। पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग मीठा जल है? बताइए कितना भाग मीठा जल है? 10%, 5%, 2.5, 20। कितना है? 2.5% मीठा जल है केवल। भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है वर्षा अधिक होना, जल का असमान वितरण, नदियां अधिक होना, जनसंख्या कम होना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? जल का असमान वितरण। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? जल विनाश, जल संरक्षण, जल प्रदूषण और जल उपयोग। जल उपयोग क्या कहलाता है बताइए? अगर हम विवेक से जल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? जल संरक्षण। क्या कहलाएगा? जल विनाश नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, उपयोग भी नहीं होगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बताइए। केवल सिंचाई, केवल बिजली, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति, केवल पर्यटन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? केवल सिंचाई, केवल बिजली, उनके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति, केवल पर्यटन। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति क्या हो जाएगा? अनेक उद्देश्यों की पूर्ति, जिसमें बिजली, पानी, इसमें क्या होंगे? बिजली, पानी, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई वगैरह ये सब क्या आ जाते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के होते हैं। ठीक है, कृषि वगैरह सब इस पर डिपेंड होती है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सतलुज, यमुना, नर्मदा, किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इम्पोर्टेंट। सतलुज नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर या नर्मदा नदी पर? किस पर है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी, सतलुज या सतलुज। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ। बताइए टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। किसमें? उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में। अब ये बताइए किस नदी पर है? टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से बताइए किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी। वर्षा जल संरक्षण का अर्थ है, वर्षा जल संरक्षण का अर्थ है वर्षा जल को संचित करना, वर्षा जल को रोकना, वर्षा जल को बहाना, जल प्रदूषण। बताइए क्या है अर्थ? बताइए वर्षा जल को संचित करना। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक जल संचयन प्रणाली खादीन किस राज्य में पाई जाती है? पारंपरिक जल संचयन प्रणाली खादीन किस राज्य में पाई जाती है?
बताइए, राजस्थान, पंजाब, बिहार, असम, किस राज्य में पाई जाती है? खादीन प्रणाली। खादीन क्या है? खादीन का अर्थ समझ रहे हो? खादीन है क्या? खादीन है क्या? पहले ये बताओ खादीन है क्या, चलो तब बताना राज्य। तो यह क्या है? एक जल संचयन, जल संचयन प्रणाली है। क्या है? जल संचयन प्रणाली। खादीन क्या बोलते हैं? जल संचयन प्रणाली। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। हाँ, कहाँ पर है? राजस्थान। पंजाब नहीं, बिहार नहीं, असम नहीं। खाद्यान्न प्रणाली का कहाँ उपयोग करते हैं? राजस्थान में। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अधिक उपयोग, जल संचयन, जल प्रदूषण, बहाना, जल बहाना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाले तो गलत है। अधिक उपयोग, जल संचयन, प्रदूषण नहीं होगा, बहाना नहीं होगा। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा, नहर, भूजल, झील। बताइए क्या है? वर्षा, जल, भूजल, वर्षा, नहर, भूजल, झील। क्या है? सबसे क्या हो जाएगा हमारा? भूजल। वर्षा नहीं होगा। वर्षा क्या है? समय समय पर नहीं होती है। वो तो कब होती है? गैर समय पर, जब फसल कटाई हो रही हो तब। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बताओ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा? किसने कहा? जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। बताइए किसने कहा था? महात्मा गांधी नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी। कितना हो गया? जल की कमी से कौन सी समस्या बढ़ती है? यही पता है? हाँ, जल की कमी से कौन सी समस्या बढ़ती है? कृषि उत्पादन बढ़ता है, जल संघर्ष, वर्षा बढ़ती है, उद्योग बढ़ते हैं। बताइए क्या बढ़ता है? उत्पादन बढ़ता है, जल संघर्ष बढ़ता है, वर्षा बढ़ती है, उद्योग बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? जल की कमी से कृषि उत्पादन बढ़ता है। जल की कमी से कृषि उत्पादन तो बढ़ने से वर्षा बढ़ती है, उद्योग बढ़ते हैं। उद्योग कब बढ़ेंगे? जब जल होगा। तो जल संघर्ष बढ़ता है। जल के लिए, पानी के लिए क्या होगा? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? स्वच्छ जल, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक अपशिष्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, जंगल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, बांध निर्माण से। बांध निर्माण विरोध से। किससे? बांध निर्माण विरोध। जब किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का फायदा होगा तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये नर्मदा, कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन था। वो किससे था? बड़े वाहनों के विरोध से, बड़े वाहनों के विरोध से जुड़ा आंदोलन था। भारत में अधिकतम वर्षा किस राज्य में होती है? बताइए किस में होती है? राजस्थान, मेघालय, पंजाब, गुजरात। किस में होती है? मेघालय में। मेघालय में कौन सी जगह पर होती है सबसे अधिक वर्षा? जगह का नाम बताओ। बताइए। यहाँ विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम। कौन सी जगह होती है? कौन सी जगह? मासिन राम। मासिन राम होती है। ठीक है। अब आ जाओ हमारा अगला प्रश्न। भूजल का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? भूजल का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? जल स्तर बढ़ाना, जल स्तर गिराना, वर्षा बढ़ना, नदी बढ़ना। बताइए किसका है? कौन सा हो जाएगा? जल स्तर गिरना। जल स्तर गिरना। हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली जोहड़ कहाँ पाई जाती है? पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली जोहड़ कहाँ पाई जाती है? जोहड़ बताओ कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में ही। कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान। जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जल का अधिक उपयोग, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। जल संकट का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी।
जल संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? जल संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये बताना है। जल सीमित हैं, जल असीमित हैं, केवल उद्योग के लिए, केवल खेती के लिए, बताइए किसके लिए, क्यों आवश्यक है? जल सीमित है, जल असीमित है, किसके लिए? जल सीमित है, पृथ्वी पर मीठा जल क्या है? बहुत नाम मात्र के लिए, सीमित ही है, 2.5% है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसमें सहायक होती हैं, बताइए बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसमें सहायक होती हैं? बाढ़ नियंत्रण में, बिजली उत्पादन में, सिंचाई में, उपयोग अप्रयुक्त सभी, किसमें है बताइए? ये किसमें? उपरोक्त सभी तीनों में। बिजली उत्पादन में भी होता है, बाढ़ को नियंत्रित करने में भी होता है, सिंचाई में भी होता है। भारत में जल की मांग किस कारण बढ़ रही है? किसके कारण बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि, उद्योग, कृषि विस्तार, उपयुक्त सभी। जनसंख्या को भी जल की आवश्यकता है, उद्योग को भी, कृषि को भी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वर्षा जल संचयन का मुख्य कारण, कितने प्रश्न पढ़ते हैं हम अभी? 23, 24। वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ है, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ है, मुख्य लाभ बताना है, बताइए क्या है? जल बहना, भूजल स्तर बढ़ना, प्रदूषण बढ़ना या सूखा, कौन सा है हमारा ऑप्शन? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जल संसाधन संरक्षण में किसकी भागीदारी जरूरी है? किसकी है? सरकार की, केवल किसान की, सभी नागरिक की, किसकी है? सभी नागरिक की। नदियों के जल का अत्यधिक उपयोग किसे प्रभावित करता है? नदियों के जल का अत्यधिक उपयोग किसे प्रभावित करता है? पारिस्थितिकी को, केवल उद्योग, केवल किसान, केवल शहर, बताइए किससे प्रभावित करता है? किसे करेगा? पारिस्थितिकी तंत्र को, उद्योग को नहीं करेगा, सब पारिस्थितिकी। पारंपरिक जल संचयन प्रणाली कुल कहाँ पाई जाती है? कुल प्रणाली है, क्या है? कुल प्रणाली, कुल प्रणाली कहाँ पाई जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं। कुल प्रणाली कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। ये मतलब आगरा के ऊपर राजस्थानी था, तो यहाँ पे भी राजस्थानी होगा। कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरण क्षति और जल की कमी, और तो हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है, ये बताना है। जल व्यर्थ बहाना, जल पुनर्चक्रण, अधिक उपयोग, प्रदूषण, बताइए कौन सा है? जल पुनर्चक्रण, जल पुनर्चक्रण। जल संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, जल संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान उपयोग, भविष्य के लिए उपलब्धता, केवल उद्योग, केवल शहर, तो भविष्य के लिए उपलब्धता। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। सतत जल प्रबंधन का अर्थ बताइए, सतत जल प्रबंधन का अर्थ बताइए। सीमित उपयोग, असीमित उपयोग, असीमित उपयोग, संतुलित उपयोग और संरक्षण, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए जल्दी से? तो हमारा कौन सा आएगा? संतुलित उपयोग। तो ये हमारे यहाँ तक 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब कहाँ पर आ जाते हैं हम? चौथा चैप्टर कृषि, जो कि हमारा महत्वपूर्ण भी है। इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, मृदा वगैरह। हाँ, तो इसमें प्रश्न पूछता है हमारे कृषि से, मृदा वगैरह से, तो ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है हमारा? महत्वपूर्ण बन जाता है। तो भारत की जनसंख्या, भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? बताइए भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 30%, 40%, 50%, 60%, कितनी प्रतिशत निर्भर है बताइए? कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है? 30%? नहीं। 40% नहीं। 50% नहीं। कितनी निर्भर है? 60%। कितनी है? 60। रबी फसलें कब बोई जाती हैं? बताइए रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? सर्दियों में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती हैं? काट ली जाती हैं। सर्दियों में, सर्दियाँ जब प्रारंभ होती हैं, तो इसका मतलब कब बोई जाएंगी सर्दियों में?
अक्टूबर और नवंबर, जुलाई, अप्रैल मार्च में तो काट ली जाती हैं, अप्रैल मार्च में काट ली जाती हैं। तो रबी फसलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में करते चलना, जो जो प्रेजेंट टाइम पर हो वही फसल फसल कौन सी है, रबी की हैं। तो जिसमें क्या हो जाता है, आलू, सरसों, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर, दालें, ये सब क्या हो जाएंगी, रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है। जो वर्तमान है, खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। खरीफ फसल, खरीफ फसल, गेहूँ किसका है, गेहूँ किसका उदाहरण है, रबी का। खरीफ किसका है, खरीफ की फसल कौन सी होंगी, कौन सी है, चावल। ये चना तो रबी की हो जाएगी, जौ भी और गेहूँ भी, ये रबी की फसल है। तो ये कौन सी हो जाएगी, कब बोई जाती है, जून और जुलाई में। कब बोई जाती है, जून और जुलाई में। अब देख लेना जून और जुलाई में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, जायद की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, पतझड़ में, किस में उगाई जाती हैं बताइए। जायद की फसलें किस में उगाई जाती हैं, गर्मी में। किस में, गर्मी में, गर्मी में। ये इसका समय कब होता है बताइए कमेंट बॉक्स में, समय काल कब होता है। जैसे मार्च में रबी की फसल कट जाती है, तो मार्च से जून तक की, ये सब पूछता है प्रश्नों में। ठीक है, कि रबी की फसल कब उगाई जाती है, जायद की कब उगाई जाती है, खरीफ की कब उगाई जाती है, ये सब फसलें पूछ लेगा। या फिर ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि रबी फसल का उदाहरण बताइए, खरीफ का उदाहरण बताइए और जायद फसल का उदाहरण बताइए। इसमें जायद में क्या आ जाती हैं, जो सब्जी वगैरह की फसल जो होती हैं, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ होती हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है बताइए, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूँ, गेहूँ, गेहूँ। अधिकतर बच्चों का जवाब है गेहूँ, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। गेहूँ नहीं, ज्वार नहीं, बाजरा नहीं, क्या, चावल। क्या, चावल। इसका उत्पादन भी अधिक होता है, उपभोग भी अधिक होता है। अपने क्षेत्र में ही तो गेहूँ का मुख्य खाद्यान्न फसल है, अपने क्षेत्र से नहीं। वो कहाँ से पूछ रहा है, भारत से। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य, पंजाब नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम। कपास किस प्रकार की मिट्टी पर उगाई जाती है, कपास किस प्रकार की मिट्टी पर उगाई जाती है बताइए। कपास किस प्रकार की पर, जलोढ़ पर नहीं, लाल मिट्टी पर नहीं, किस पर, काली मिट्टी। इसे ही क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जिसमें क्या पाया जाता है, लोहा अधिक पाया जाता है। ठीक है। गेहूँ किस मौसम की फसल है, गेहूँ किस मौसम की फसल है, खरीफ, रबी, जायद, नकदी, किस प्रकार की फसल है बताइए। मौसम की पूछ रहा है तो नकदी फसल तो होगी नहीं, नकदी और अनकदी फसल ये अलग होती हैं। इनमें से होगा ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। सबसे पहला प्रश्न ही था हमारा, तो सबसे पहला कौन सा था, रबी। क्या था, रबी। गन्ना किस प्रकार की फसल है बताइए। गन्ना खाद्यान्न है, नकदी फसल है, दलहन है, तिलहन है, बताइए कौन सी है। कैसी फसल है बताइए, खाद्यान्न कैसी फसल है, नकदी है, खाद्यान्न है, गन्ना कैसी फसल है, सॉरी कैसी हो जाएगी, नकदी फसल, जो केवल पैसे के लिए उगाई जाती है। किसके लिए, बेच कर क्या चाहिए हमें, पैसा चाहिए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य वन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना, खनन बढ़ाना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन बढ़ाना नहीं, कृषि उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति के जनक बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। दलहन फसलों का मुख्य लाभ क्या है, दलहन फसलों का मुख्य लाभ क्या है ये बताना है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, जल स्तर घटाना, प्रदूषण बढ़ाना, उत्पादन घटाना। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा। दलहन फसलों का मुख्य लाभ क्या है,
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। क्या ऑप्शन? मिट्टी की उर्वरता। निम्न में से कौन तिलहन फसल है? तिलहन फसल बतानी है, बताइए। तिलहन फसल बतानी है कौन सी है। तिलहन का क्या मतलब है? तो होता है जिनसे क्या निकले? तेल निकले। क्या निकले? तेल। तो गेहूं से तो तेल प्राप्त नहीं होता, किससे होता है? सरसों से। तो गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा। भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, बताइए। नकदी फसल कौन सी है भारत की प्रमुख? चावल, गेहूं, कपास, जौ। ये तो खाद्यान्न फसल है। चावल खाद्यान्न है, गेहूं खाद्यान्न है, जौ भी खाद्यान्न है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कपास। कपास क्या है? इसे खरीद के बेचते हैं। कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, बताइए कौन सा है कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र? दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल। बताइए। दक्षिण भारत है, हिमालय है, राजस्थान है। कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड। तो ये कॉफी उत्पादन हमारा सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सबसे अग्रणी राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये क्वेश्चन में पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसे, ठीक है। ये जरूर पूछता है पेपर में कि कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, ये पूछ लेगा। या कहाँ पर उगाई जाती है? दक्षिण भारत में। राज्य दे देगा, कुछ भी दे सकता है एग्जाम। चावल की खेती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कम वर्षा, ठंडा मौसम, शुष्क। कम वर्षा, तो क्या हो जाएगा हमारा? अधिक वर्षा। मिश्रित खेती का अर्थ है, मिश्रित खेती का अर्थ होता है केवल पशुपालन, फसल और पशुपालन साथ करना, केवल एक फसल, जंगल उगाना। बताइए क्या है मिश्रित खेती? क्या हो जाएगा? फसल और पशुपालन साथ करना। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा आ जाएगा हमारा? हमारा अपना उत्तर प्रदेश। हमारा अपना उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है सबसे अधिक। बागान कृषि का उदाहरण है, बागान कृषि का उदाहरण है गेहूं, चावल, चाय, मक्का। बताइए बागान कृषि का उदाहरण बताइए क्या है? गेहूं। गेहूं तो खेती हो गई। चावल भी खेती। क्या हो जाएगा? चाय। चाय बड़े बड़े बागानों में उगाई जाती है, बड़े बड़े बागानों में, इसलिए बागान कृषि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चाय। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ की फसल बताइए। गेहूं, सरसों, मक्का, चना। क्या कौन सी हो जाएगी? मक्का हो जाएगी खरीफ की फसल। गेहूं, सरसों, चना तो किसकी हो गई? रबी की। कृषि पर निर्भर उद्योग को कहते हैं, कृषि पर निर्भर उद्योग को क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि आधारित उद्योग। भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए रबर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र। पंजाब नहीं होगा, केरल होगा, बिहार नहीं होगा। रबर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? केरल। शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए कौन सी फसल है? चावल, जूट, बाजरा। हाँ कौन सा हो जाएगा? बाजरा। शुष्क क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर कम वर्षा होती है। उर्वरक और H/V बीजों का प्रयोग किससे जुड़ा है? उर्वरक और H/V बीजों का किससे जुड़ा है? किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। किससे? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति कब हुई थी? 1960 में। MS स्वामीनाथन। भारत की मुख्य दलहन फसल है, भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? अरहर, चावल, कपास, गन्ना। बताइए कौन सी है दलहन फसल? दलहन फसल। तिलहन तो मैंने बताई थी, जिससे तेल प्राप्त होता है उसे तिलहन बोलते हैं। दलहन फसल कौन सी होती है बताइए? दलहन फसल कौन सी होती है? जो जो दाल वगैरह होती है वो क्या होती है? दलहन। तो अरहर क्या है? दाल है। चावल, कपास ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अरहर। नकदी फसलों का मुख्य उद्देश्य है घर में उपयोग, बाजार में बेचना, जंगल उगाना। तो कौन सा हो जाएगा? बाजार में बेचना।
निम्न में से कौन जायद फसल है? जायद फसल बतानी है। रबी खरीफ जायद, मैंने 3 बताई, रबी खरीफ जायद। तो जायद फसल बतानी है इनमें से, जायद फसल कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? गेहूँ, गेहूँ तो रबी हो गई। चावल भी, चावल खरीफ हो गई, तो ये चावल नहीं होगा, जौ रबी हो गई। तो कौन सा हो जाएगा? तरबूज। तरबूज कब उगाई जाती है? गर्मियों में। कब उगाया जाता है? गर्मियों में, मार्च से जून के बीच में। तो कृषि के आधुनिकीकरण से क्या होता है? उत्पादन घटता है, उत्पादन बढ़ता है, खेती बंद होती है, जंगल बढ़ते हैं। बताइए क्या होता है? उत्पादन घटता है, उत्पादन बढ़ता है, खेती बंद होती है, जंगल बढ़ते हैं। क्या होगा? आधुनिकीकरण से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। आधुनिकीकरण क्या होता है? जो हम खेतों में डालते हैं खाद, यूरिया वगैरह जो भी है, उससे क्या हो रहा है? उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या है? हानिकारक चीज़ है, हानिकारक चीज़ें, इसलिए क्या है? उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। तो चावल की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? चावल की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? शुष्क क्षेत्र में, अधिक वर्षा क्षेत्र में, रेगिस्तान में या पहाड़ में? बताइए किस में होती है? अधिक वर्षा क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होती है? चावल की खेती। चावल के लिए क्या चाहिए? अधिक वर्षा की आवश्यकता, जल की आवश्यकता अधिक होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? बताइए। रोजगार प्रदान करती है, बिल्कुल। उद्योगों को कच्चा माल देती है, ये भी सही है। खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये भी हमारी सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। कितने? 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तो 5 चैप्टर में किसी को समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमारी समझ में ये वाला नहीं आया या ये नहीं आया। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो हमारी मैराथन क्लास देख लें, समस्या वहाँ पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि 20 आपके ऑब्जेक्टिव, 30 आपके स्कूल से मिलेंगे, 10 का आपका मैप हो जाएगा। मैप भी हम कराने वाले हैं। मैप मेरे हिसाब से कल जब भी होगा तब देखेंगे, मैप करा देंगे फिर पेपर से पहले। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है हमारा चैप्टर? खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर है हमारा अगला। तो इसमें हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? बताइए। जैव पदार्थ, बताइए खनिज किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं। जैव पदार्थ नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों ने क्या बोलते हैं? खनिज। भारत में अधिकांश खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए किस प्रकार के पाए जाते हैं? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, जलोढ़, किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी में, कायांतरित किस में पाए जाते हैं? आग्नेय में। अवसादी में नहीं पाए जाते, कायांतरित में, जलोढ़ चट्टान में भी नहीं पाए जाते हैं। सबसे अधिक आग्नेय चट्टानों में, फिर कायांतरित चट्टानों में। उसके बाद लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? गैर धात्विक है, धात्विक है, ऊर्जा या जैव? गैर धात्विक तो नहीं होगा, धातु है। कैसा हो जाएगा? धात्विक। धातु और अधातु दो प्रकार के होते हैं, तो कैसा हो जाएगा? धात्विक। लोहा किस में आ जाता है? धातु में। निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है, ये बताना है। बॉक्साइट, मैग्नीज, हेमेटाइट, अब्रक, किसका बताइए? लौह अयस्क का प्रकार बताइए कौन सा है? हेमेटाइट, क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट नहीं होगा, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। मैग्नीज नहीं है, तो हमारा कौन सा जाएगा? हेमेटाइट। जो उच्च प्रकार का क्या है? लौह अयस्क है। उच्च गुणवत्ता का क्या है? लौह अयस्क है। ठीक है। अब आते हैं, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। बताइए कौन सा ऑप्शन है? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जो भी ऑप्शन सही हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झारखंड नहीं होगा, हमारा कौन सा जाएगा? उड़ीसा। हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? कपड़ा उद्योग में, इस्पात उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग में, किस में होता है बताइए? मैग्नीज का उपयोग किस में होता है?
इस्पात उद्योग में, कपड़ा में नहीं होता मैग्नीज का उपयोग। इस्पात उद्योग। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है। बताइए किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? एल्यूमिनियम प्रकार का। अभ्रक का उपयोग किस में किया जाता है? अभ्रक का उपयोग किस में होता है? भोजन में, विद्युत उपकरण में, वस्त्र में, ईंधन में, किस में होता है बताइए? किस में होता है? विद्युत उपकरण में होता है। अभ्रक का उपयोग किस में होता है? विद्युत उपकरण में। क्यों होता है बताइए? क्यों होता है इसका अभ्रक का उपयोग? क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक है, इसलिए इसका क्या होता है? विद्युत उपकरण। गैर धात्विक खनिज का उदाहरण है जो धातु नहीं है। तो धातु नहीं है उसका उदाहरण बताना है। बताइए क्या है इसमें? गैर धात्विक। तांबा तो धातु है। बॉक्साइट भी धातु है। क्या है? अभ्रक धातु नहीं है। अभ्रक क्या नहीं है? धातु। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः किस चट्टान से संबंधित हैं? बताइए कोयले के भंडार मुख्यतः किस चट्टान से संबंधित? आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित या ज्वालामुखी। बताइए किससे संबंधित हैं? किससे? अवसादी से। हाँ, किससे? अवसादी चट्टान से। आग्नेय से नहीं, ज्वालामुखी से नहीं। कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सबसे उत्तम प्रकार बताइए कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। इसका डिटेल में अध्ययन करना है तो आप मैराथन क्लास देख सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ केवल आपकी ऑप्शनल क्लास है, इसमें क्या है? तो एंथ्रासाइट कौन सा हो जाएगा हमारा? एंथ्रासाइट। इसमें कोयले की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें कोयले की मात्रा क्या होती है? अधिक। इसलिए सबसे उत्तम कोई प्रकार का कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, पीला सोना, हरा सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई या नाहरकटिया। कौन सा है बताइए सबसे पुराना? सबसे पुराना कौन सा है? डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई, जो कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर? असम में। डिगबोई भारत का सबसे पुराना है, जो कहाँ पर है? असम में। प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में होता है? प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में होता है? उर्वरक में, बिजली में, घरेलू ईंधन में, उपयुक्त सभी। किस में होता है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में? 1, 2, 3, 4। कितने में बांटा जाता है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। एक में तो नहीं बांटा जाएगा। 3 में भी। कितने में? 2 में। परंपरागत, परंपरागत, और दूसरा हो जाएगा गैर परंपरागत। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत का क्या मतलब होता है? जो हमारी परंपरा में हो, हमारे जो इस समय उपयोग में आ रहा हो, जो लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। और गैर परंपरागत जो हमारे भविष्य के लिए क्या हो? भविष्य के लिए परंपरा में आए, जो अभी परंपरा में नहीं है लेकिन भविष्य में क्या हो? परंपरा में आएगा, वो गैर परंपरागत होता है। तो बताइए सौर ऊर्जा का भी हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। पवन ऊर्जा का भी नहीं, ऐसे धीरे धीरे क्या है? उपयोग तो कर रहे हैं। ज्वारीय ऊर्जा तो हमारा कौन सा जाएगा? कोयला का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोयले का उपयोग कर रहे हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण बताइए कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। बताइए कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। एक सेकंड। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताइए कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा हमारा? सौर ऊर्जा। भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है।
जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र बताना है, कौन सा है बताइए। उत्तर भारत का मैदान नहीं होगा, कौन सा होगा, हिमालय क्षेत्र, थार होगा नहीं, दक्कन क्षेत्र नहीं होगा। नाव की ऊर्जा किस खनिज से प्राप्त होती है, नाव की ऊर्जा किस खनिज से प्राप्त होती है, लोहा से, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, किससे होती है बताइए, किससे होगी, यूरेनियम से, इससे होगी नहीं, तांबा से होगी नहीं, बॉक्साइट से होगी नहीं। भारत में यूरेनियम का मुख्य क्षेत्र है, भारत में यूरेनियम का मुख्य क्षेत्र झारखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बताइए यूरेनियम का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, कौन सा जगह, राजस्थान नहीं, कौन सा जगह, झारखंड। इसमें भी जादू खेड़ा, जादू खेड़ा खदान, क्या, जादू खेड़ा खदान, कौन सी है, जादू। थोरियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, थोरियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोयला खदान में, नदी घाटी में, तटीय रेत में या पर्वतीय क्षेत्र में, बताइए कहाँ पाया जाता है थोरियम, थोरियम कहाँ पाया जाएगा, तटीय रेत में, कोयला खदान में नहीं, नदी घाटी में नहीं, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं। तो खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये असीमित है, ये सीमित हैं, ये नवीकरणीय है, ये आसानी से मिलते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सीमित हैं। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूमि क्षरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, बताइए कौन सा है प्रमुख क्षेत्र, कौन सा है हमारा, उपरोक्त सभी। असम में भी पेट्रोलियम, मुंबई, गुजरात, सभी जगह पेट्रोलियम पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त अभी। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है, कौन सा होगा, कोयला, कोयला क्या है, प्रदूषण करता है, ये भी तो कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, कौन सा हो जाएगा, सौर। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है, दोहन, संरक्षण, विनाश, उपेक्षा, क्या कहलाता है, संरक्षण क्या कहलाता है, दोहन नहीं कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा, विनाश भी नहीं। भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, नेवेली, नेवेली नामक स्थान पर, कहाँ पर, नेवेली, नेवेली। पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, मैदान क्षेत्र, वन क्षेत्र, पवन ऊर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा इसके लिए, तटीय क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, तटीय क्षेत्र। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं ये बताना है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानव निर्मित, बताइए कैसे हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव हैं या मानव निर्मित हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, खनिज संसाधन अनवीकरणीय, जो लाखों वर्षों में क्या है दोबारा से आ जाते हैं, लाखों वर्षों में पुनः प्राप्त करने लगते हैं, लाखों वर्षों बाद। सतत खनन का अर्थ बताइए, सतत खनन का अर्थ है अंधाधुंध खनन, सीमित और विवेकपूर्ण खनन, खनन बंद करना, केवल उद्योग, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन बी, सीमित और विवेकपूर्ण खनन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 6। तो 6 चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा, उद्योग, उद्योग पर आते हैं। उद्योग के बारे में जानते होंगे सभी कि नहीं जानते हैं, उद्योग क्या होते हैं, उद्योग बताओ, उद्योग बताइए, उद्योग क्या होता है, जो कच्चे मालों को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग बताना है, उद्योग किसे कहते हैं, खेती को नहीं, खेती को उद्योग नहीं कहते, ये तो कृषि हो गई, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला गलत, तो हमारा कौन सा जाएगा, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से, कहाँ से होगा, कृषि से। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है,
कच्चा माल, आकार, स्वामित्व, उपयुक्त सभी। हाँ, सभी के ऊपर, किस पर? उपयुक्त सभी। उसमें क्या, कच्चा माल भी चाहिए, आकार भी चाहिए, कितना बड़ा बनाना है, और क्या चाहिए, स्वामित्व भी चाहिए कि इसे बना कौन रहा है, इस पर अधिकार किसका है। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लघु उद्योग का उदाहरण है, लघु उद्योग का उदाहरण बताना है। इस्पात उद्योग, कुटीर उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग। बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा हमारा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किस में आता है, लघु उद्योग में। कुटीर उद्योग कहाँ संचालित होते हैं, कुटीर उद्योग कहाँ संचालित होते हैं, बड़े शहरों में, घरों में, कारखानों में, बंदरगाहों में। कुटीर उद्योग कहाँ संचालित होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो कहाँ पर होंगे, घरों में। कहाँ पर, घरों में। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व किसके पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व किसके पास होता है, सार्वजनिक का किसके पास होगा, निजी व्यक्ति के पास, सरकार के पास, विदेशी कंपनियां, पंचायत। बताओ किसके पास होगा, किसके पास, सरकार होगा। जैसे रेलवे, क्या है, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पुरातत्व विभाग हो गया, ये सब किसके पास है। निजी क्षेत्र उद्योग किसके स्वामित्व में होते हैं, निजी व्यक्ति या कंपनी के में, किसके में होंगे, निजी व्यक्ति या कंपनी के में। सहकारी क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है, सहकारी क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है, बताइए सहकारी क्षेत्र का। रेलवे सहकारी नहीं, इसमें क्या है, सरकार भी। अमूल डेयरी, क्या है, अमूल डेयरी। भारी उद्योग का उदाहरण है, भारी उद्योग कौन सा है, खिलौना उद्योग, इस्पात उद्योग, बुनाई उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इस्पात उद्योग। कौन सा हो जाएगा, इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग का उदाहरण है, हल्के उद्योग का उदाहरण है इस्पात, मशीन निर्माण, वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण। बताइए कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। इस्पात नहीं होगा, इस्पात तो बाहरी में आ जाएगा, ये सब किसमें होंगे, बाहरी में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इस्पात उद्योग। उद्योगों के निर्धारण के स्थान निर्धारण का प्रमुख कारक क्या है, कच्चा माल। हाँ, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल, श्रम भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, और उपयुक्त भी। यदि रास्ता अच्छा नहीं होगा तो वहाँ उद्योग का आना जाना कैसे बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ है, बताओ कौन सा है, भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ, कौन सा है, कौन सा है, जमशेदपुर, टाटा स्टील। कौन सा, जमशेदपुर, टाटा स्टील। कपास वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बताइए, कपास वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई, भोपाल, पटना, देहरादून। कौन सा हो जाएगा, मुंबई। क्या होगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। उद्योगों से होने वाला मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा, उद्योगों से होने वाला पर्यावरणीय सभी होते हैं, तीनों प्रदूषण होते हैं, वायु भी, ध्वनि भी, सभी प्रकार के होते हैं उसमें। क्या सूचना उद्योग, औद्योगिकी उद्योग केंद्र का प्रमुख केंद्र है, क्या है, बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है जयपुर, जयपुर में नहीं है, हमारा कहाँ पर है, बेंगलुरु, पटना भी नहीं है, तो हमारा कौन सा जाएगा, बेंगलुरु। उद्योगों का विकास किससे जुड़ा है, उद्योगों का विकास किससे जुड़ा है, आर्थिक विकास से, रोजगार से, तकनीकी विकास से, उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। बताइए कौन सा है, जो कृषि पर आधारित हो। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, कृषि पर आधारित हो। तो इस्पात उद्योग, इस्पात कहीं को कृषि से प्राप्त होती है, सीमेंट उद्योग कृषि से, एल्यूमिनियम नहीं, तो कौन सा होगा, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने से बनाई जाती है, तो चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है,
खनिज आधारित उद्योग किसका उदाहरण है? चीनी, चीनी तो कृषि आधारित हो गया। डेयरी, पशुपालन आधारित हो गया। तो बताइए कौन सा होगा? कागज, कागज क्या हो गया? वन आधारित हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? इस्पात। उद्योगों के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक है? उद्योगों के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक है? उत्पादन प्रक्रिया के लिए, परिवहन के लिए, मशीन चलाने के लिए, उपयुक्त सभी। बताइए किसके लिए? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का तरीका है अपशिष्ट का उपचार, पेड़ लगाना, स्वच्छ। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारत का पहला कारखाना, इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बताइए, भारत का पहला आधुनिक इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए कहाँ पर हुआ था? जमशेदपुर में। किसने किया था? टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील ने किया था। उद्योगों के विकास से कौन सा लाभ होता है? उद्योगों के विकास से कौन सा लाभ होता है ये बताना है। रोजगार मिलता है, उत्पादन वृद्धि होती है, निर्यात बढ़ता है। कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त। तो इसमें क्या होगा? उत्पादन भी होता है, निर्यात भी बढ़ता है, तो उपर्युक्त सभी। बंदरगाह के निकट उद्योग स्थापित करने का लाभ बताइए। बंदरगाह के निकट उद्योग स्थापित करने का क्या लाभ है? परिवहन सुविधा होती है, कच्चा माल आयात निर्यात सुविधा होती है, ये सभी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? हाँ, बंदरगाह के निकट होगा तो परिवहन सुविधा भी मिलेगी, कच्चा माल का आयात भी होगा, निर्यात भी होगा। आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? बताइए, आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? बताइए किस प्रकार का है? भारी उद्योग है? भारी उद्योग तो नहीं है। कृषि उद्योग भी नहीं है, खनिज उद्योग भी नहीं है। तो कौन सा है? सेवा उद्योग है। कौन सा है? सेवा उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को किस उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? बताइए किसकी कहा जाता है? कृषि उद्योग, औद्योगिक विकास, व्यापार, शिक्षा, किसका क्या कहा जाता है? बताइए। औद्योगिक विकास कहा जाता है, कृषि कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। तो उद्योगों के स्थान निर्धारण में जल की आवश्यकता क्यों होती है? उद्योगों के तो मशीन ठंडा करने, उत्पादन प्रक्रिया में और सफाई में। यहाँ इसमें कौन सा जाएगा? उपयुक्त सभी। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? कपड़ा उद्योग किस प्रकार का है? हल्का उद्योग है, भारी उद्योग है, खनिज उद्योग है या ऊर्जा उद्योग है? बताइए कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ। कैसा है? हल्का उद्योग है। कौन सा है? हल्का उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से क्या बढ़ता है? औद्योगिक क्षेत्र के विकास से नगरीकरण बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, आर्थिक विकास बढ़ता है, उपयुक्त सभी बढ़ता है। बताइए क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? उपयुक्त सभी, ये सभी। रोजगार भी मिलता है, आर्थिक विकास भी बढ़ता है। भारत का प्रमुख आईटी शहर है? बताइए, भारत का प्रमुख आईटी शहर कौन सा है? दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, भोपाल। कौन सा होगा? बेंगलुरु। कौन सा? दिल्ली नहीं होगा, पटना नहीं होगा, भोपाल नहीं। कौन सा जाएगा? बेंगलुरु। उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? कच्चा माल भी जरूरत है, कच्चा माल। फिर उसके बाद बाजार भी चाहिए बेचने के लिए, श्रमिक भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? डी। सतत औद्योगिक विकास का अर्थ है, सतत औद्योगिक विकास का अर्थ है, बताइए। संतुलित विकास और पर्यावरण संरक्षण। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर ये वाला भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले चैप्टर पर, उद्योग। ये वाला हो गया क्या? उद्योग वाला देखते हैं। चलो नहीं होगा, ये ना हमारा लास्ट चैप्टर, उद्योग, इंडस्ट्री। हाँ, तो इस चैप्टर के हम क्या है? लास्ट चैप्टर, लास्ट 30। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास भी बहुत लंबी खिंच गई, तो इसलिए इस वाले प्रश्न को हम जल्दी जल्दी करते हैं। उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य बताइए? कृषि उत्पादन, वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, परिवहन। क्या हो जाएगा? उद्योग का वस्तुओं का निर्माण।
कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, ये गलत है। परिवहन कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग। उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, बांटा गया? बताइए, कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने भागों में बांटा गया है? कितने में? चार। तीन नहीं, दो नहीं, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कृषि, क्या हो जाएगा? कृषि आधारित कृषि। दूसरा क्या हो जाएगा? खनिज, खनिज। और खनिज हो जाएगा समुद्र, समुद्र। और वन, ये सब क्या हो जाएंगे? उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? कितने? कृषि से क्या मिलता है? कच्चा, कच्चा पदार्थ। खनिज से भी कच्चा, समुद्र से भी कच्चा, इससे भी कच्चा माल। तो चार भागों में। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, बताइए, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। लौह इस्पात नहीं है, सूती वस्त्र है, एल्यूमिनियम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है, खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण बताइए। कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कौन सा होगा? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? जूट है, सूती वस्त्र है, लौह इस्पात है, चीनी है, कौन सा है? बताइए। जूट। कौन सा हो जाएगा हमारा? जूट। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं? खनिज पर, वन पर, कृषि पर, या किस पर होते हैं? वन पर, कृषि पर? किस पर होते हैं बताइए? कृषि पर, वन पर, खनिज पर, किस पर? वन पर। वन पर नहीं होते, कृषि पर होते हैं, इसलिए मैं गलत कर दिया था वो। ठीक है, क्योंकि जो सूती वस्त्र बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? कपास। किससे बनते हैं? कपास। कपास कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे अनुकूल जलवायु है, बताइए, सबसे अनुकूल जलवायु कौन सी है सूती वस्त्र उद्योग के लिए? ठंडी? ये जरूरी नहीं है, गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र। इन्हें सुखाने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है? मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या क्यों है? मुंबई सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र क्यों है? कपास उत्पादन के क्षेत्र निकट, या सस्ता श्रम, बंदरगाह सुविधा, उपयुक्त सभी? हाँ, श्रम भी सस्ता है। श्रम तो सस्ता नहीं है, ये तो हमें पता है। क्या नहीं है? श्रम सस्ता नहीं है। हाँ, बंदरगाह सुविधा है, कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। तो हमारा कौन सा जाएगा? उपयुक्त सभी। जूट उद्योग का कच्चा माल प्राप्त होता है, जूट उद्योग का कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? बताओ। गन्ना से, कपास से, जूट से, बांस से, कहाँ से प्राप्त होगा? जूट से। तो हमारा ऑप्शन, जूट उद्योग भारत में मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? जूट उद्योग भारत में मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बताइए किस राज्य में? किस में? बिहार में, उड़ीसा में, किस में? पश्चिम बंगाल में। बिहार में तो नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, असम और पश्चिम बंगाल बचे। अब इसमें देख लो आप कौन सा होगा, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता उद्योग, लघु उद्योग, आधारभूत उद्योग, कृषि उद्योग, बताइए क्या कहा जाता है? उपभोक्ता उद्योग नहीं कहा जाता, लघु उद्योग, आधारभूत, कृषि उद्योग नहीं कहा जाता। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, बताइए कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या आवश्यक है बताइए? लोहा, कोयला, चूना पत्थर, उपयुक्त सभी, क्या है? सभी, उपयुक्त सभी। सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, वन आधारित है, समुद्र आधारित है, बताइए किस प्रकार का, किस आधारित है? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? कृषि आधारित नहीं होगा, खनिज आधारित है, वन आधारित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन
खनिज आधारित का ऑप्शन नंबर बी। भारत में सीमेंट उद्योग का विकास किस कारण हुआ? किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। बताइए किसके कारण हुआ? जिसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है ये बताना है। परंपरागत, भारी, सेवा आधारित, कुटीर उद्योग। किस प्रकार का है बताइए? परंपरागत है, भारी है, सेवा आधारित है, कुटीर है, कौन सा है? कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सेवा आधारित उद्योग। बेंगलुरु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बेंगलुरु? सूती वस्त्र, लौह इस्पात, आईटी उद्योग, जूट उद्योग, किसके लिए है बेंगलुरु? आईटी के लिए, उसमें आया था अभी, आईटी उद्योग के लिए बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। मशीनों का अधिक उपयोग, बड़े कारखाने, घर पर उत्पादन। बताइए कौन सा हो जाएगा कुटीर उद्योग? जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें क्या कुटीर उद्योग बोलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? घर पर आधारित, घर पर उत्पादन। लघु उद्योग का मुख्य लाभ है। लघु उद्योग का मुख्य लाभ है, बताइए लघु उद्योग का क्या मुख्य लाभ है? रोजगार सृजन, अधिक पूंजी, अधिक निर्यात, मशीन। तो कौन सा हो जाएगा? रोजगार सृजन, रोजगार सृजन। भारी उद्योग का उदाहरण है। भारी उद्योग का उदाहरण बताइए। बिस्कुट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, खिलौना उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। कौन सा हो जाएगा बताओ? भारी उद्योग कौन सा हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। उद्योगों की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए। स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक बताना है। उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक, जल, कच्चा माल, श्रम, बाजार। बताइए कौन सा है? महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? कच्चा माल। फिर सेकंड पर बाजार। भाई कच्चा माल तभी तो लघु उद्योग लगेंगे। उद्योगों से होने वाली मुख्य समस्या क्या होती है? रोजगार तो मिलता है, समस्या तो हो रही है। उत्पादन होता है, ये भी समस्या नहीं है, तो क्या है? प्रदूषण। क्या हो जाएगा? प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है, बताइए कौन सा है? औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्या है? धुआं, अपशिष्ट जल, रासायनिक कचरा, उपयुक्त सभी। बताओ कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। औद्योगिक अपशिष्ट जल किसे प्रदूषित करता है? औद्योगिक अपशिष्ट जल किसे प्रदूषित करता है? वायु, भूमि, जल, ध्वनि। किसे प्रदूषित करेगा बताइए? जल को ही करेगा ना। जो उद्योगों से जो जल अपशिष्ट निकलता है वो किसे जल को प्रदूषित करेगा? उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है, बताइए क्या होता है? कौन सा? धुएं से, गैसों से, कणों से, उपयुक्त सभी। कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। उद्योगों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, मशीनों से, वाहनों से, उपयुक्त सभी। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय बताइए। उपाय है, बताइए क्या उपाय है? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? फिल्टर लगाना, उपयुक्त सभी। भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य परिणाम है। भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य परिणाम क्या है ये बताना है। बेरोजगारी, आर्थिक विकास, कृषि ह्रास, जनसंख्या कमी। क्या है? आर्थिक विकास। ये हमारा इस ज्योग्राफी पोर्शन का लास्ट चेक क्वेश्चन। सतत औद्योगिक विकास का अर्थ बताइए। सतत औद्योगिक विकास का अर्थ बताइए। अधिक उत्पादन, ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? अधिक उत्पादन, अधिक लाभ। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारे जियोग्राफी पोर्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। यदि इसमें किसी को समस्या हो, ये लगाओगे सर ने बहुत फास्ट करा दी, तो मेरे हिसाब से ना तो हमने फास्ट कराई है ना स्लो। हमने क्या लेके चला है? बिल्कुल मध्य वाला भाग, मध्य वाला पोर्शन। तो इसमें ना तो हम फास्ट चलें ना स्लो। जिस बच्चे को ये लग रहा हो कि हाँ सर स्लो चलें, तो वो स्पीड बढ़ा के देख ले क्लास को। जिसको ये लगे कि फास्ट चलें सर, तो क्या स्पीड को स्लो कर ले। आपके पास केवल यही सुविधा है जो ऑनलाइन में है। इसे क्या है? क्लास को बार बार ले सकते हैं और जितनी स्पीड में लेना चाहें उतनी स्पीड में ले सकते हैं। जैसे हमारी 1.5 घंटे की क्लास है, तो 1.5 घंटे की क्लास को हम 1 घंटे में ले सकते हैं, या पौन घंटे में, या आधे घंटे में। और लेना चाहो तो 2 घंटे में भी ले सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन
अगर हमारे इसी चैप्टर से फंस रहे हो, इसी वीडियो से फंसे, तो हमें ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। वैसे हमारा क्या है, हमारा लक्ष्य है 100% इस पोर्शन से फंसेंगे। इस पोर्शन से क्या, हमारे सभी पोर्शन से। तो अब हम जो आगे की जितनी लेकर आएंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो कौन से, इन दो सब्जेक्ट से आते हैं, उस वाली से नहीं आते। उन वाली सब्जेक्टों से केवल नाम मात्र के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए उनमें हम जो ऑब्जेक्टिव सीरीज रखेंगे वो कम कम क्वेश्चनों की रखेंगे। इसमें क्या होगी, हमारी 200 क्वेश्चनों की सीरीज हो गई इन दोनों पोर्शनों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।